छत्तीसगढ़ में हुआ हमला दुखद और कायराना हरकत है। हम हालात पर नजर रख रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी पर हमें फख्र है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के लिए मैं संवेदना जाहिर करता हूं। मैं मानता हूं कि सुकमा की लड़ाई इस नक्सली पूरे देश के आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई है और इस पूरे मामले में हमने भी तय किया कि उस इलाके में एक्टिविटी और बढ़ाई जाए, वो चाहे निर्माण कार्य हो चाहे वहाँ के ऑपरेशन हो, हम करेंगे और न केवल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मजबूती के साथ, बल्कि आने वाले समय में और सफलतापूर्वक वहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे। इसके साथ ही साथ उस इलाके में जो काम चल रहा है उसके लिए भी पूरी बौखलाहट उनके अंदर है। उनको लगता है कि उनका किला ध्वस्त हो रहा है, उनके गढ़ में जाके काम हो रहा है। उन सड़कों के निर्माण में भी, पुल के निर्माण में भी, स्कूल के निर्माण में भी व्यवधान कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की अब उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नक्सलवादियों के और माओवादियों के द्वारा जिस तरह का सुकमा में हमला करके 25 सुरक्षा कर्मियों को वहां मारा गया, वो बहुत ही दर्दनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो सही है कि लोग इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। तो मुझे लगता है यही सबकी भावना है। वहां जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वे तभी वहां रह सकते हैं जबकि वो अपना वेतन का हिस्सा नक्सलियों को दें। वहां प्रशासन का कोई अंश नहीं बचा है और मेरा तो आरोप पहले से रहा है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और उनके भाजपा के लोग वहां से उन क्षेत्रों में चुनाव जीत के आते हैं तो उनके साथ समझौता होता है, कुछ लेन देन होता है। मैं खुलेआम इस बात को कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। जो कुछ है उसमें चर्चा करनी चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चर्चा करके और फिर से रणनीति बनाई जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। जब भी सुकमा जैसी कोई घटना घटती है तो बयानबाजी शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको कई ऐसे बयान सुनाए जिनमें भर्त्सना की गई, बलिदान के व्यर्थ नहीं जाने का भरोसा दिलाया गया, तो एक दूसरे पर नक्सलियों से साठगांठ का इल्जाम लगाया गया। कुल मिलाकर समस्या का समाधान कैसे हो इस तरफ कम और राजनीतिक पार्टियों के लिए वो जगह तलाशती दिखाई दे जिससे एक दूसरे को घेरने का मौका मिले, उस पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। सुकमा में जिस तरह से नक्सलियों ने हमला कर सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद कर दिए, उससे कई तरह के सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशा जाना वक्त की जरूरत है। जवानों में साहस की कमी नहीं, इसकी मिसाल को शेर मोहम्मद की बहादुरी के जरिए परिभाषित किया जा सकता है। वैसे एक एक जवान की बहादुरी खुद में एक मिसाल है, पर राजनीतिक दलों के जरिए सियासत की लकीर खींचे जाने की वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं और इस तरह की दिक्कतों से पार पाना सबसे बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, हमेशा सिर्फ यही कहा जाता है कि नक्सली समस्या गंभीर है, पर इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर ठोस रणनीति कब और कैसे बनाई जाए जो कारगर साबित हो, पर सरकार को भी सियासी गलियारे से निकलने में परेशानी होती है। हम इन्हीं मुद्दों पर न्यूज़ लाइन में अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन मुनासिब ये होगा कि पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने कब और कितना बड़ा हमला किया है उसके बारे में जान लिया जाए। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद। 11 मार्च 2017
सुकमा के दुर्गम भेज्जी में सीआरपीएफ की 11 जवान शहीद। 11 मार्च 2014 टाहकवाड़ा में सीआरपीएफ के 16 जवान शहीद। 1 दिसंबर 2014 सुकमा में सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा ताड़ मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद। 12 जुलाई 2009 राजनंद गांव के एम्बुश में 29 जवान शहीद। जुलाई 2007 छत्तीसगढ़ के एरोबोरा में 23 जवान शहीद। अगस्त 2007 छत्तीसगढ़ के तारमेटला में थानेदार समेत 12 जवान शहीद। सितंबर 2005 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 23 जवान शहीद। जी हाँ, तो जवान शहीद हुए, बयानबाजी भी हुई, लेकिन समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए इस तरफ फिर से कोशिशें शुरू होती दिखाई दे रही हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। देखने वाली बात ये होती है कि इस बैठक के बाद नतीजे क्या निकल करके सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की शुरुआत करें अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम परिचय करा दें, तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना, जो प्रोफेसर हैं जेएनयू के। डॉक्टर गंगा सहाय मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मोहम्मद मुबीन हैं, ये शेर मोहम्मद के भतीजे हैं, वो शेर मोहम्मद जिन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की सुकमा में और अपने कई साथियों को न सिर्फ बचाया बल्कि कई नक्सलियों को ढेर भी कर दिया, और वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त रायपुर के अस्पताल में वो एडमिट हैं। और मोहम्मद मुबीन हमारे साथ हैं, उनके भतीजे। मोहम्मद मुबीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम सबसे पहले मोहम्मद मुबीन आप ही से जानना चाहेंगे, कैसे आपके परिवार वालों ने इस साहसिक कदम को लिया जो शेर मोहम्मद ने पेश किया, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई? मैं शेर मोहम्मद से पहले अपने गांव के और बहादुर लोगों की मिसाल बता देता हूं जी, जो देश की कुर्बानी के लिए उन्होंने बहादुरी के काम किए हैं जी। 1962 में चीन से लड़ाई हुई जी, हवलदार अब्दुल सलाम, उस लड़ाई में बड़ी मेहनत की उन्होंने जी। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई जी, हवलदार अब्दुल सलाम उस लड़ाई में भी मौजूद थे। जी, 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई जी, हवलदार अब्दुल सलाम उस लड़ाई में भी मौजूद थे। 1999 में पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई हुई, मेरे बड़े भाई फजल अहमद, हनीफ खां और हकीकत, ये मेरे ही गांव की बात है, कोई लंबी बात नहीं है जी। मेरे ही गांव के लोग इतने बहादुर हैं। और ये इस बच्चे का तो खैर मैं तुम्हें बताऊं ही क्या, बहादुरी की मिसाल ही कायम कर दी। मेरे गांव का जो भी आदमी है फौज में, एक से एक बढ़कर बहादुर है। और हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है जी, जो आदमी अपने देश के साथ गद्दारी करेगा वो जन्नत में जाएगा ही नहीं। बहुत खूब। और जन्नत में ना जाने का हमारा कोई रास्ता ही नहीं। हमें तो सिर्फ ऊपर की बात देखनी है, जो यहाँ की देखते हैं वो यहाँ की देखते रहो। हमें तो जन्नत में जाने के लिए अपने देश के साथ वफादारी करनी है। हर हाल में हमें तो देश के साथ गद्दारी करनी ही नहीं। और जो हमें देश के साथ गद्दार बताते हैं। जी मोहम्मद मुबीन, आपने जो नाम गिनाया है, आप बुलंदशहर के रहने वाले हैं और गांव का नाम भी बताते चले। चंदपुरा। तो, जी, चंदवा। तो ये तमाम है। आपके परिवार में और भी लोग हैं फौज में? जी 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 जी। कौन कौन है जरा बता दें ताकि दर्शक हमारे समझ सकें। परिवार में तो 3-4 लोग हैं। शेर मोहम्मद सन ऑफ नूर मोहम्मद, ये लड़का जी। शहजाद खान जी। सन ऑफ इस्लाम खान, साबिर खान जी, मेरा भतीजा जी। और जी आस मोहम्मद चचा है मेरे जी। हनीफ खान जी। कपील खान भैया है भी मेरा जी। हामिद खान चचा थे। जंग मोहम्मद भी चचा हैं जी। निजाकत खान ये भी चचा लगते हैं जी। सदाकत, सकावत, हकीकत खान, फजल अहमद, रिजवान खान, नौसाद खान, एक और है नौसाद खान, इरशाद खान, फरमान खान, शमशाद खान, इंतजार खान, अब्दुल सलाम और एक दूसरे हाजी जी अब्दुल सलाम है। ये सब आपकी फैमिली में हैं जो फौज में हैं? हाँ।
ये आपके गांव के भी हैं ये सब? हाँ, सब गांव के लोग। जी, तो शेर मोहम्मद से आपका क्या रिश्ता है? ये चचा लगते हैं। अच्छा, आपके चचा लगते हैं, जाहिर सी बात है। पूरा देश दुआ कर रहा है उनके लिए, तो हर कोई दुआ करेगा। जी, डॉक्टर गंगा सहाय मीणा, आपने देखा सुकमा में लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, क्या वजह है कि नक्सली हमले होते हैं और जवान शहीद हो जाते हैं? बहुत गंभीर मसला है, इसका कोई बना बनाया समाधान हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमें सामूहिक स्वर में इस हमले की निंदा करनी चाहिए। जी, दरअसल ये एक ऐसी समस्या है जी, जिसका समाधान ढूंढना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जी, इसमें दोनों तरफ से गरीब परिवारों के लोग मारे जा रहे हैं। जी, जो लोग नक्सल के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी गरीब परिवारों के हैं, जो उनके खिलाफ सीआरपीएफ या पुलिस में भर्ती होकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी गरीब परिवारों के हैं। मैं कल से लगातार टीवी और न्यूज़ चैनलों में देख रहा हूँ, एक एक शहीद का शव उनके गांव में पहुंच रहा है। पूरे गांव में, इलाके में मातम का माहौल है। सब बहुत कमज़ोर परिवारों के, गरीब परिवारों के, जो किसान मजदूर परिवारों के, जैसे तैसे नौकरी करने के लिए वहां पहुंचे और वहां पर जाकर के एक अलग दुनिया से उनका वास्ता पड़ता है। वो दुनिया जिसके बारे में वो ना के बराबर जानते हैं, बल्कि उन इलाकों के बारे में पूरे देश के लोग ही बहुत कम जानते हैं। नक्सल समस्या घटने की बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक निष्कर्ष की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा कि हमारी सियासत इसको सॉल्व नहीं करना चाहती, हमारी राजनीति इसको बनाए रखना चाहती है। लेकिन डॉक्टर गंगा सहाय, हिंसा किसी समस्या का समाधान है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने तो फिर हिंसक रास्ते पर चल करके समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश किया जाना कहां तक न्याय संगत होगा, जिस तरह से नक्सली इस तरह की हिंसा की वारदात को अंजाम देते हैं? जैसा मैंने आपसे कहा जी, कि मैं हिंसा के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, चाहे वो नक्सलियों की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से हो। हिंसा बिल्कुल समाधान नहीं है। जिस इलाके में आपने फिर चाहे सरकार भी जोड़ दिया इसमें, क्या वाकई सरकार की तरफ से भी हिंसा हो रहा है? बिल्कुल सरकार की तरफ से भी हिंसा हो रही है और ये क्रिया प्रतिक्रिया लगातार 1967 से देश में, आज आप देखिए 2017 है, पूरे 50 साल हो चुके हैं। इन 50 सालों में दोनों तरफ से इतनी हिंसा हुई है, उसमें निर्दोष गांव वाले मारे जाते हैं। खुल्लम खुल्ला नक्सलियों की तरफ से गोलीबारी होती है और जवान शहीद होते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कब कदम उठाया गया? कभी तो ऐसा नहीं हुआ। सरकार की सामने कोई एक उदाहरण या पेश कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक, आप देखना चाहें तो एक न्यूज कटिंग आपको पेश करना चाहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मामले चल रहे हैं जिसमें फोर्स की वहां ज्यादतियां हैं, उनको लेकर मामले चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता, सीबीआई ने एक पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इसी सुकमा जिले में तारमेटला, तिम्मापुर और मोरपल्ली गांव में आदिवासियों के बहुत सारे सैकड़ों घर जलाए गए। तो उसमें कहा गया कि ये घर नक्सलियों ने जलाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल की और प्राइमरी तहकीकात की, उसमें पाया कि ये घर सीआरपीएफ के जवानों ने जलाए हैं, कल्लूरी के कहने पर जलाए। कल्लूरी वहाँ पर काफ़ी समय तक पुलिस निरीक्षक रहे हैं, अभी उनको वहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि काफ़ी विवादों में वो रहे हैं। उन्होंने हमेशा ऐसी ज्यादतियाँ की है वहाँ के आदिवासियों पर, वहाँ के एक्टिविस्टों पर, जिसकी वजह से वो विवादों में रहे। और वहाँ पे अब चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे विवादित व्यक्ति को वहाँ पे ऐसे हटा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, वहाँ पे पत्रकार प्रवेश नहीं कर सकते। आपके पत्रकार मित्र जो लोग होंगे उनको, उनके माध्यम से आप जानते होंगे कि कोई भी अगर बस्तर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता है, आज भी रिपोर्टिंग हो रही है, तमाम चैनल कोई भी सुकमा की रिपोर्टिंग करना चाहता है, ये रिपोर्टिंग हो रही है। ये रिपोर्टिंग रायपुर से हो रही है सर। नहीं, ये ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग हो रही है, ग्राउंड जीरो कह लें उसे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पहुंच रहे हैं पत्रकार, वहां से कर रहे हैं रिपोर्टिंग। अब दिक्कत यही कि हम एक ऐसी दुनिया, जो इस देश के 10 करोड़ आदिवासी हैं, उनके बारे में जानना नहीं चाहते, उनसे कोई संवाद नहीं करना चाहते। देखिए, तो उनकी समस्याओं कहाँ है, वो जानना एक अलग मसला है। हिंसा बिल्कुल जायज जगह कहाँ है, लेकिन उस हिंसा की जड़ों में जाना होगा, जो भी हिंसा है।
उसकी जड़ों में अगर हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं। आप जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं मुखर होकर के, लेकिन हिंसा की जगह कहां है हमारे देश में? हमारा लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। मैं आपको फिर से कहूं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैं हिंसा के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, मैं नक्सली के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। हिंसा बिल्कुल जायज नहीं है, हिंसा कोई समाधान नहीं है। मैंने कल भी लिखा, आज भी तमाम लोगों से कह रहा हूं कि हिंसा के माध्यम से कोई समाधान निकलेगा, उसमें समस्या है। इस तरह से जब परिभाषित करते हैं प्रोफेसर गंगा साहब, तो ऐसा लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं इस हिंसक नहीं, मैं उस समस्या की जड़ तक जाना चाहता हूं, उस समस्या को समझना और समझाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम एक स्थायी समाधान की तरफ बढ़ सके। अगर हम सिर्फ यही बात करते रहेंगे कि इस बार अगली बार कड़ी कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे, तो समाधान निकलना होता तो निकल जाता। चिदम्बरम कहते थे, मनमोहन सिंह कहते थे, अभी की सरकार कह रही, राजनाथ जी का बयान आया है, वो मीटिंग करके यही फैसला लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि और बड़ी कार्रवाई होगी और बड़े हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर इससे समाधान निकलना होता तो निकल चुका होता। एक संवादहीनता की जो स्थिति पैदा होगी, एक डायलॉग। चलिए ठीक है, आपके पास जी गंगा साहब आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र शास्त्री भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, आपका स्वागत है। जी देवेंद्र शास्त्री, कैसे देखते हैं सुकमा के हमले को, और समस्या आखिर कहां है इसका जड़, इसके जड़ को कैसे समाप्त किया जाए? देखिए, ये प्रोफेसर साहब जैसे बात कर रहे हैं, मैं उस थ्योरी पे तो नहीं जाना चाहता हूं कि ये सरकारी हिंसा भी है और सीआरपीएफ भी हिंसा करती है, उसके जवाब में ऐसा कुछ होता है। ये सब तो देखिए अलग कहानी है, ये आरोप प्रत्यारोप का खेल है। लेकिन एक बात सच है कि इस नक्सल समस्या का समाधान जो है, अब तक जो भी सरकार दिल्ली में या स्टेट में जो रूल कर रही है, उसके पास कोई परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो नहीं समझ पाए हैं या ढूंढ नहीं सके हैं। ये विकास और सर्वाइवल का झगड़ा है। देखिए, आपको आदिवासी के इलाके में जाना है, वहाँ की संपत्ति को आपको डेवलपमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब एक सीधा सा फार्मूला है कि जिसकी संपत्ति जो अपनी संपत्ति उसको मानता है, उसको कुछ हिस्सा उसको मिलना चाहिए। अगर वो डिवीजन आप ईमानदारी से करते हैं तो मुझे लगता है कि ये समस्या शायद इतनी बड़ी नहीं रहेगी। और इस लाइन पे अभी तक दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार ने भी कभी काम नहीं किया, और मुझे लग रहा है कि ये सरकार तो शायद कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि इनका जो विचार है वो शायद ताकत से इस समस्या को समाप्त करने का है। दुर्भाग्य से एक और स्थिति है कि अब नक्सल समस्या केवल नक्सलियों की नहीं रह गई है, इसमें जो है पाकिस्तान, ISI और पता नहीं कितने सारे एलिमेंट अब इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं ये तो नहीं मानता है कि प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं, अगर जी देवेंद्र शास्त्री, अगर ये सब जुड़ चुके हैं नक्सली आंदोलन के साथ, जिसे आंदोलन का नाम भी दिया जाता है, तो ये तो और भी गंभीर समस्या है। तो फिर इसीलिए नक्सलियों से वार्ता क्यों? वो ISI का सहारा ले या दूसरे देशों का सहारा ले हिंसा की वारदात को अंजाम देने के लिए, तो फिर कैसे वार्ता होगी? नहीं, देखिए, समाधान तो चूंकि आदिवासी तो आपके इलाके के हैं, एक बातचीत का सिलसिला शुरू करें और ईमानदारी से शायद हक उनका मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि ये समस्या इतनी बड़ी हो सकती है। हालांकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एक विचारधारा का अपना एक सोच है, वो शायद इसका समाधान नहीं होने देगा। लेकिन सरकार को उस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। अभी तक उस दिशा में सरकार ने कोशिश भी नहीं की है। एक खूनी क्रांति की जो एक थ्योरी है, मैं नहीं समझता कि वो थ्योरी जो है इस समस्या के को सुलझाने में कहीं कोई मददगार होगी। वो हमेशा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार को प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर गंगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन गंगा साहब हम आपके साथ एक सवाल भी जोड़ना चाहेंगे। ये जो हिंसक वारदातें होती हैं, किसी का बेटा जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बाप जाता है, तो एक परिवार उजड़ जाता है। तो परिवार को उजाड़ करके आप चाहते हैं कि हम अपना रास्ता निकाल लें, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव है? मैं आपको फिर से बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे कि मैं नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, दर्शक जो है वो समझ सकें। नक्सल के या किसी भी हिंसा के समर्थन में नहीं हूं, मैं सिर्फ समाधान की बात करना चाहता हूं। जैसा पूर्व वक्ता ने कहा, 2008 में प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी बनी,
उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और कुछ रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन उन पर कभी बात नहीं की गई कि नक्सल इलाकों में समस्याएं क्या है, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है। जब मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी समय चल रहा था, उस दौर में वर्जीनियस खाका कमेटी बनी। जैसे मुसलमानों को लेकर सचर कमेटी है, ऐसे आदिवासियों को लेकर वर्जीनियस खाका कमेटी बनी। उसके रिकमेंडेशन मई 2014 में आए, लेकिन उन पर भी नई सरकार ने ना पुरानी सरकार ने कोई बात करने की जरूरत नहीं समझी। इसका परिणाम ये हुआ कि हम एक ऐसी संवादहीनता में हैं। और जो आप कह रहे हैं कि परिवार, और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि मैं उन परिवारों के साथ हूं, उनके दुख में मुझे शामिल मानिए आप, जिनके बेटे जिन्होंने खोए हैं, जिनके भाई और जिन्होंने भतीजे खोए हैं, उनके मैं साथ हूं। लेकिन इस हिंसा को रोकना होगा, और कोई भी हिंसा रोकने का तरीका संवाद है, डायलॉग है। लेकिन अगर डायलॉग हम नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर गंगा साहब संवाद किससे हो? संवाद मैं एक दूसरी बात कह रहा था कि जब आप किसी पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी या किसी स्थानीय जो पुलिस अफसर को आप ब्लेम करते हैं कि वो उसका रोल जो है ये रहा है वो रहा है, देखिए ये उनकी ड्यूटी है। अगर वो सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वो क्या हाथ जोड़ेंगे उनके सामने? तो ये अपराध तो होंगे। नहीं, बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस लगेगी, उससे संवाद हो जो हाथ में बंदूक लेकर के लोगों की हत्या कर दे, उससे संवाद हो। मैं एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ, एक लाइन, हाँ जी आएंगे, एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ पाकिस्तान के। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुबीन बात पूरी कर लेंगे, उन्हें आप ही के पास एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। दरअसल ऐसी तमाम रिपोर्ट्स है, आप उनको, वही दिक्कत है कि हम देखना नहीं चाहते, हम उनको समझना नहीं चाहते कि वहां पे हम, आप ये बताइए पिछले 10 सालों में आपने कभी सुना है कि कोई नक्सली कमांडर पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ लिया? क्यों नहीं कार्रवाई करते उनके ऊपर? कार्रवाई करो। पुलिस और सीआरपीएफ किस पे कार्रवाई करती है? जो निर्दोष आदिवासी है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके एक के बाद एक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिन पे बहुत काम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मानेंगे चीफ, लेकिन उन पे हम नहीं बात करना चाहते। मोहम्मद मुबीन ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुबीन बोलिए। पाकिस्तान के ऊपर एक बात बता देना चाहता हूँ पत्रकार जी आपको। पाकिस्तान, कोई भी जरा सी भी कोई बात होती है, पाकिस्तान का जिक्र आता है। पाकिस्तान का नाम ले लेके उसे बराबर का जब तक करना दो, पीछा मत छोड़ देना। क्या है पाकिस्तान की, क्या औकात है ये बताओ? पाकिस्तान, अगर तुम सब डर गए हो तो हमें यहाँ के मुस्लिम राजपूतों, हमें सबे छूट दे दो, सालों को घर में बड़बड़ के मारे। नहीं, जबान थोड़ा संभाल, अगर ऐसी जबान संभाल कर, जबान संभाल कर। अगर ऐसी पाकिस्तान की कोई बात है, हर आदमी जो भी है पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान? अगर इन नक्सलवादियों को नहीं रोका ना, तो मैं अपने आइडिया से बता रहा हूं, बाकी तुम मुझसे बड़े हो उम्र में, अगर आईएसआई ने इनसे हाथ मिला लिया, कोई मामला इनमें दोनों में आपस में बैठ के सुधार हो गया ना, तो ये जितने नेता चुनाव बनाने के लिए चले जाते हैं, कभी कांग्रेस। लेकिन मोहम्मद मुबीन आपको लगता है कि आपको लगता है कि सियासत की वजह से भी दिक्कतें पेश आती हैं इस तरह की समस्याओं को सुलझाने में? सियासत की वजह से तो ये सारी बात सर हो ही रही है। हाँ। सियासत की बात है, कांग्रेस चली जाती है, कांग्रेस वहां से, अब तो भाजपा के पीछे हर आदमी, अब ये भी चक्कर में लगे हुए हैं कि ये भी कुछ भाजपा की बुराई करें। नहीं, कौन चक्कर में पड़ा है? हम तो सीधे, चूंकि आप शेर मोहम्मद के भतीजा, इसलिए हमने बैठाला है जिसने साहस की नई तारीख लिख दी है, वहां नया मिसाल पेश कर दिया है वहां, इसलिए हमने आपको बैठाला है। शेर मोहम्मद ने मिसाल पेश कर दी। अब मैं तुम्हें, हालांकि मैं ऐसी जाहिल बात करता नहीं कभी, अगर मिसाल पेश कर दी, अगर इसकी जगह शेर मोहम्मद की कोई और लड़का होता तो शायद, मुझे तो लग रहा उसके घर पैसों से कोठे भर जाते, मकान दुकान कोठी बन जाती, उसके बालकों को जो है सरकारी फ्लैट मिल जाता, उसके बच्चे सरकारी फ्लैट में रहते। उसने मिसाल कायम करी है। मुसलमान हमेशा मिसाल कायम करता है, इंशाअल्लाह हमेशा करता है। सेना में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारत का सैनिक है और भारत की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को अपना फर्ज समझता है। बस इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। ठीक है, शेर मोहम्मद मुसलमान है, ये अच्छी बात है, लेकिन तमाम जवान जो हैं वो भारतीय हैं पहले, उसके बाद कुछ हैं। चलिए, हमारे साथ अमृत कपूर पूर्व ब्रिगेडियर जुड़ गए हैं। अमृत कपूर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अमृत कपूर, कैसे देखेंगे सुकमा में जो नक्सली हमला हुआ है, और लगातार ये हमला जारी है, बयानबाजी खूब होती है लेकिन हमला रुक नहीं पा रहा है, आखिर क्यों? क्या वजह है जो हमले नहीं रुक पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं, ये बहुत दुख की एक बात है कि हमारे इतने साथी शहीद हुए हैं जी। और उनको हमारी कंडोलेंसेस उनके फैमिलीज को कन्वे करता हूं। और ये बहुत ही दुखद घटना है
और जो ये चीज़ें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में या झारखंड के अंदर या आंध्र प्रदेश में या यूपी के कुछ हिस्सों में, ये एक बहुत ही पुरानी समस्या है। आपको मालूम है कि ये जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवादी से 1972 में स्टार्ट हुआ था और फिर माओइज्म का इसने रूप लिया और अभी ये एक रेड कॉरिडोर बनता है, वो नेपाल से यूपी के थ्रू झारखंड, मध्य प्रदेश और कुछ एक ये बिहार का हिस्सा है और नीचे आंध्र प्रदेश तक जाता है। तो ये समस्या जो है, ये हम लोग ये पूरी समस्या को एक समस्या नहीं समझ रहे। हम जगह जगह अगर कोई भी कार्रवाई होती है माओवादियों से तो हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारे देश के अंदर नहीं हो रहा बहुत सालों से। और पीस मील हम कर रहे हैं, उससे आपका जो एफर्ट है वो डिसिपेट हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। जब आपने इस समस्या को ऊपर काबू पाना है तो जरूरी है कि एक कोऑर्डिनेटेड एक कमांड बनाई जाए। ये सारे जितने भी नक्सलवाद के एरियाज हैं या माओवादी के एरियाज हैं, और एक बार कोऑर्डिनेटेड वहां पर डिप्लॉयमेंट की जाए और उसका ऑपरेशन किया जाए। और बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पीस मील में कहीं पर एक एम्बुश होती है, वहां पर आप फोर्सेस भेज देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ के जवान भी उतने ही काबिल हैं, उसी किस्म के हैं, उसी बैकग्राउंड से आते हैं जो कि आर्म फोर्सेस आती हैं। और ये जो, क्योंकि ये एक इंसर्जेंसी की समस्या है, ये इसके लिए बहुत एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, काउंटर इंसर्जेंसी की और काउंटर टेररिज्म की। उसके लिए इन लोगों को थोड़ी सी और ये जो हमारी जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं या हमारी बीएसएफ है, अगर इनको कन्वेंशनल रोल्स के अंदर इनको अगर लगाना है तो उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की और मशक्क़त की ज़रूरत है। तो वो मेरे हिसाब से जो हमारी ये बार बार कैजुअल्टीज़ होती रहती हैं, तो वो जो जिस किस्म की ट्रेनिंग है वो मेरे हिसाब से नहीं है। वो ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हमारे जवानों की इतनी जो जाने हैं ना जाए। लेकिन अमृत कपूर अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही अगर बात करें तो वहां तो पुलिस और सेना में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा होते चले जा रहे हैं। पहली बात है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सेना वहां पर छत्तीसगढ़ में कोई डिप्लॉयड नहीं है जी, किसी भी माओवादी इलाके में सेना डिप्लॉयड नहीं है। वहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स डिप्लॉयड हैं और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में वो भी उतने ही बहादुर हैं जवान जितने आर्मी के होते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म के लिए वो काफी नहीं है। ये चीज जब तक नहीं हमारी गवर्नमेंट समझेगी, ये चीजें इस तरह से हमारा नुकसान होता रहेगा, हमारे जवान इसी तरह से शहीद होते रहेंगे। तो कोई किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट नहीं हम बोल रहे हैं, ये हमारे सिस्टम के अंदर है। और दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी कोई एक सिचुएशन में सुधार हो जाता है, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं वहां से फोर्सेस को पुल आउट करने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों का सबसे टफ रोल है सीआरपीएफ का। आज इनकी एक बटालियन उधर होती है, उसकी एक कंपनी त्रिवेंद्रम में है, एक कंपनी बंगाल में है, एक वोलांग में है। ये मेरे साथ हुआ खुद, मैं वोलांग के अंदर पोस्ट कमांडर था। एक मेरे साथ सीआरपीएफ की 6 सीआरपीएफ की एक कंपनी थी, उनका बटालियन हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम में था, उनका एक कंपनी उनकी कलकत्ता में थी, एक कंपनी उनकी पंजाब में थी। तो इन लोगों को अगर ये 6 की 6 कंपनी जगह जगह रहेंगे तो ये ट्रेनिंग कब करेंगे? तो आज ये जो सारी चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट हैज टू टेक सम कंक्रीट स्टेप्स। अगर आपने ये पुलिस फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना है काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज के अंदर, तो उनकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। और मैं कभी भी उसके हक में नहीं हूं कि वहां पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाए, लेकिन मैं खुद काउंटर इंसर्जेंसी का मैं एक्सपर्ट रहा हूं। मैं CIJW काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल का मैं कमांडेंट रहा हूं, और जहां की मैं हर महीने 3000 सैनिक मैं ट्रेन करता था। उसके अंदर सीआरपीएफ के भी आते थे, बीएसएफ के भी आते थे, कमांडो फोर्सेस भी आते थे, 22 फॉरेन फ्रेंडली कंट्री से आते थे। तो इनको सभी को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। और ये जो रोल है, अगर आप वहां आर्मी नहीं डिप्लॉय करना चाहते, मैं भी उसके हक में नहीं हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आर्मी से आप एडवाइजर्स तो ले सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर लेकिन अमृत कपूर, ये तो ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं भी है ना।
इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इंटेलिजेंस फेलियर तो अगर अटैक देखो, होता इंटेलिजेंस फेलियर तो है। मैं तो इस चीज को हर समय मैं इंटेलिजेंस फेयर नहीं करता। मैं इस चीज को ट्रेनिंग के जो जिस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए एक इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए, उसको ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए इन लोगों को बहुत समय लगेगा। और दूसरी बात है, इनको समय देना चाहिए। इनको समय नहीं मिलता साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि सीआरपीएफ वाले जो हैं, इतना डिफिकल्ट काम है इन लोगों का, इतना डिफिकल्ट काम है। आई डोंट एनवी देम एट ऑल। और इनको ट्रेनिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। इनको जैसे हमारी कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग होती है आर्म फोर्सेस के अंदर, हमारी बहुत ज्यादा इथॉस है, हमारी बहुत बैकग्राउंड है, 350 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। और हम सारा साल हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तब हम जाकर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसीज के ऊपर काबू किया, पंजाब के अंदर हमने काबू किया, इवन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैंने वहीं पर ब्रिगेड कमांड की है। हमने ऑलमोस्ट नॉर्मलसी ले आए थे हम 96-98 के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज को समझते नहीं है, और जब कंसोलिडेशन फेज आता है तो हम फोर्सेस को विड्रॉ कर देते हैं। मेरे पास 11 बटालियन थी बीएसएफ के अंदर। मैं डोडा में मैंने ब्रिगेड कमांड की, 11 बटालियन थी। और जैसे ही थोड़ी नॉर्मलसी हुई, मेरे से 5 बटालियन देवर पुल्ड आउट। और मैंने काफी ये जोर लगाया था कि कंसोलिडेशन फेज में अगले 2-3 साल तक आपको इनको रखना चाहिए। चलिए अमृत कपूर, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी ये बहस जारी रहेगी। जो सुकमा में नक्सलियों का हमला हुआ है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुकमा में नक्सलियों के हमले में 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, कई जख्मी हुए और कई के लापता होने की भी बात सामने आई। सरकार इस बात को लेकर के फिक्रमंद है कि आखिर इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, दावे हमेशा किए जाते हैं, वायदे हमेशा किए जाते हैं, लेकिन अब तक नक्सलियों के जरिए इस तरह की हिंसक वारदातों को रोक पाना काफी मुश्किल साबित हुआ है। शायद इसके सियासी पहलू भी हो सकते हैं। बहरहाल इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले अमृत कपूर जो पूर्व ब्रिगेडियर हैं, वो कुछ कह रहे थे। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, कुछ नहीं बहुत सारी बातें कही कि दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं, परेशानियां कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ इन दिक्कतों को पाटने की जरूरत है। हम एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर गंगा साहेब मीना के पास, जो प्रोफेसर हैं जेएनयू में। डॉक्टर गंगा साहेब मीना, आपने पूर्व ब्रिगेडियर अमृत कपूर की तमाम बातों को सुना, क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, उनका जो तजुर्बा है उसके आधार पर उन्होंने बातें कही, लेकिन उनकी बातें सिर्फ एक मुद्दे पे फोकस थी कि जो ये पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ, उसको और ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत। मैं पूरे सम्मान के साथ कपूर साहब से कहना चाहूंगा कि ये समस्या के समाधान का एक तरीका है, इसके अलावा दूसरे तरीके पर भी काम करना पड़ेगा। शुरू से मैं कह रहा हूँ संवाद स्थापित करने की कोशिश करना, क्योंकि संवाद के बिना कोई भी शांति का रास्ता फिर अटकता है। गंगा साहब, डॉक्टर गंगा साहब, सवाल वहीं पे आकर अटकता है, संवाद किससे? ये सवाल तो अपनी जगह बरकरार है, इसका जवाब क्या होगा? पहले संवाद किससे डॉक्टर गंगा साहब? वायलेंस लेवल को कम किया जाता है, संवाद उसके बाद शुरू होता है। संवाद पहले नहीं आप कर सकते। एक बंदा अमृत कपूर, वही सवाल मैं कर रहा हूं। हथियार उठाकर आप फायर कर रहे हो, उनके साथ में संवाद कहां करेंगे आप? जी डॉक्टर गंगा साहब, उनकी लीडरशिप कहां पर है? किनके साथ संवाद करेंगे, किनके साथ बातचीत करेंगे? अमृत कपूर साहब, जैसे कल ये घटना घटी है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि जब आग लग जाती है तब हम कुआं खोदने की सोचते हैं। जनाब, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो जमीन पर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई जॉइंट कमांड नहीं है, आप लोग आइसोलेशन के अंदर वो करते हैं, नी जर्क रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जवान उनकी जान जा रही है। वो बहुत प्रेशियस है साहब, और सिर्फ आप लोग ये करते रहते हैं कि उनके संवाद कर लो, संवाद कर लो। इतनी डेवलपमेंट कर रही है इनकी गवर्नमेंट, इतनी डेवलपमेंट कर रही है।
जी डॉक्टर गंगा सहाय से इसी सवाल का जवाब मैं मांग रहा हूं। डॉक्टर गंगा सहाय, आप बार बार संवाद की बात कर रहे हैं, पहले ये तो तय हो ना कि संवाद किससे हो, किससे संवाद किया जाए। हिडमा है जिस पर ये इल्जाम लगा है, हमले का इल्जाम लगा, 3 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का इनाम है जी, तो किससे संवाद हो? देखिए मैं उस घटना को नहीं याद करना चाह रहा था। आपने जिस हिडमा का नाम लिया, वो हिडमे वास्तव में जिस हिडमे को पकड़ना था उसको पकड़ने के बजाय दूसरी हिडमे को, जिसका नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है, वो एक साधारण आदिवासी लड़की, उसको उठाकर, जिसकी शादी होने वाली थी, उसको उठाकर पहले उसके साथ में बलात्कार किया गया, उसको जबरन वर्दी पहनाई गई, उसको मार करके नई वर्दी जिस पर एक भी सलवट के भी निशान नहीं है, हाथ में बंदूक थमा दी गई। इस तरह से अगर हम नक्सलियों से लड़ेंगे, जो निर्दोष आदिवासियों को पकड़ करके उनको नक्सली साबित करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं आपको खबर कहां से मिली है, किसने ऐसी तरह दी है? ये सुप्रीम कोर्ट तक सर मामला जा चुका है, और इसमें आप देखिएगा कि परिणाम जो रिजल्ट है, मैं ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं। जो मानवाधिकार कार्यकर्ता वहां पर गए हैं, 2 हिडमे हैं, दोनों के जो नक्सलियों से जिनका संबंध बताया जा रहा है, उनको ना पकड़ करके एक साधारण आदिवासी लड़की को, नहीं तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो ये साबित कहां से हो गया? जितने भी डॉक्टर गंगा साहब, ये साबित कहां से? यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, उनको कोई किसी चीज के बारे में उनको ज्ञान होगा नहीं। देखिए होगा, वो तो बिल्कुल अलग बात हो गई ना, बिल्कुल। डॉक्टर गंगा साहब आप कह रहे होगा, मतलब आप पहले से कैसे मान रहे हैं कि यही बात साबित हो जाएगी? ये मेन इशू को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है जी। डॉक्टर गंगा साहब, आप पहले कैसे कह देंगे कि यही बात साबित हो जाएगी? आप खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, और आप जो वहां के एक्सेप्ट करना अलग बात है, अलग बात है, पर्सनली जानते हैं, मैं उनके आधार पर ये बात कर रहा हूँ, जो गांव के हैं, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करके उनके ऊपर मूल चीज, मैं आपको मूल चीज, अगर आप समाधान चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़े गंगा साहब, आप बार बार यही सवाल अमित कपूर भी आपसे पूछ रहे हैं, यही सवाल मेरा भी है, शायद जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी यही सवाल करेंगे कि आखिर आप संवाद की जो बात कर रहे हैं, किससे संवाद होगा? आप शायद भूल चुके हैं, कुछ समय पहले ऐसी शांति वार्ताओं की कोशिश की गई थी। ऐसा मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा मनमोहन सिंह के समय में स्वामी अग्निवेश दोनों पक्षों से आ रहे हैं, अमित कपूर जी आ रहे हैं, अमित कपूर जी जल्दी से। मैं उठा के गोलियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो संवाद कर लो, संवाद किससे करो? तो वही मैं सवाल इनसे पूछ रहा हूँ कि आखिर संवाद किससे हो? सवाल ही नहीं करो। ये समस्या का समाधान ये नहीं है साहब, इसका समस्या का समाधान ये है कि इन लोगों को सीआरपीएफ को और ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनके अंदर कमांड स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इनको कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस करने चाहिए। जितने भी नक्सलवाद के इलाके हैं, माओइस्ट के हमारी समस्या यही है कि हम समस्या को समझना नहीं चाहते। एक बात बता दूं यहाँ पर, जरा सा मैं एक बात, अभी आप ये कह रहे हो अमित कपूर साहब जी, देवेंद्र शास्त्री हैं जी, देवेंद्र शास्त्री वरिष्ठ पत्रकार जी, देवेंद्र शास्त्री। जब आर्म स्ट्रगल शुरू हो जाता है तो देखिए कि बातचीत इमीडिएटली नहीं होती है। आर्म स्ट्रगल तो फिर जब आर्म उठा लिया जाता है तो फिर एक बार शांत करने के लिए वो तो हिंसा होती है उसमें, और इसको सख्ती से निपटना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे प्रोफेसर गंगा साहब एक जनरलाइज बात कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेस जो है वहां पर बस ज्यादतियां ही करती है और इसलिए ये समस्या हो रही है, ये नहीं। साहब पहली बात है वहां पे आर्म फोर्सेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। वहां पर आप ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट ने इनको डिप्लॉय करना है, सीआरपीएफ को डिप्लॉय करना है, तो उसको काबिल बनाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, वहां पर उसको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर माहिर कीजिए, उसको काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में माहिर कीजिए। ये कहानी ऐसी कहानी जो है वहां पर सुनाई पड़ती है, ये वो उस महिला को उठाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया पहले, और उसके बाद ये तो हमेशा ये तो ताकि आपको सब जगह नहीं होगा जहां चलिए ठीक है। गंगा साहब माफी से पूछेंगे, गंगा साहब माफी से पूछेंगे, लेकिन मोहम्मद मोबिन के पास चलिए ठीक है। अमित कपूर साहब गंगा साहब प्लीज, प्रोफेसर गंगा साहब प्लीज एक मिनट जी। अमित कपूर साहब हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मोबिन है, जो शेर मोहम्मद जख्मी हुए हैं, वहां कई जवानों को बचाया है और अपनी
सीने पे गोली भी खाई है। बहादुरी के किस्से उनके सामने आ रहे हैं। उनका भतीजा हमारे साथ है इस वक्त, मोहम्मद मुबीन है। जी मोहम्मद मुबीन, आप मैं मोहम्मद मुबीन जी को सैल्यूट करता हूं जी, और मैंने उनकी बहादुरी का पूरा किस्सा सुना है, शेर बहादुर जी का, हम सलाम करते हैं उनको। चलिए मोहम्मद मुबीन साहब क्या कहेंगे इसके? आज मैं आपको यही बताना चाहता था कि सीआरपीएफ के जवान और आर्मी के जवान में कोई अंतर नहीं है, वो उतना ही तगड़ा है, उतना ही फाइटर है, लेकिन अगर उसको आप लीडरशिप नहीं देंगे, उसको लीडरशिप नहीं मिलेगी, उसको अभी लीडरशिप नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, अमृत कपूर अभी लीडरशिप नहीं है। इस तरह की हरकतें होती हैं। आप लोगों को, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि इनको अगर आप वहां डिप्लॉय करते हैं तो इनकी ट्रेनिंग कीजिए, इनको इक्विपमेंट सब दे रखा है। लेकिन अमृत कपूर, चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास, अब पूछेंगे कि आखिर सीआरपीएफ प्रमुख अभी क्यों नहीं, जब इतना बड़ा मामला चल रहा है। जी मोहम्मद मुबीन, आपने सुना, चुके आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली में शेर मोहम्मद ही नहीं बल्कि कई सुन रहा था जी सैनिक हैं आपके। ब्रदर्स ने 62 में, 65 में, 71 में, 99 में इन्होंने योगदान किया है। जी बिल्कुल, इनकी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली सेना में है, फौज में है, ज्यादातर लोग हैं। जी मोहम्मद मुबीन, आप कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे जो ये बात कही जा रही कि संवाद होना चाहिए? संवाद आखिर किससे हो? वहां एक तरफ जो केंद्रीय बल हैं उनकी शहादत हो रही है, दूसरी तरफ संवाद की भी बात हो रही है, कैसे मुमकिन है ये बात? तो सर बहुत दिन से ऐसे बैठते भी हैं लोग, सुनते भी हैं, हम भी अपने घर लेटे हुए, ये बहस चलती रहती है। अब ये जो हमारे 25 जवान शहीद हुए हैं जी, इनका क्या उपाय है? कैसे अब इनका बदला लिया जाए, इनको कैसे सुधारा जाए, क्या करा जाए? या ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं सर कि इन्हें ट्रेनिंग और दी जाए? एक बार मैं ट्रेनिंग में चला गया था भैया के साथ, अपने नौसाद के, उसकी ट्रेनिंग देख के 3 दिन तक बुखार चढ़ा। अच्छा, इससे जबर और क्या ट्रेनिंग उनको दी जाएगी? नहीं, और कौन सी ट्रेनिंग है उनके लिए? ये जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग कंटिन्यूअस होती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए हमेशा रिपीट कर रहा हूं कि सीआरपीएफ जवान उतने ही ब्रेव हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है ये लगातार होती है, ये नहीं कि उसको आपने एक बार ट्रेनिंग दी उससे खत्म नहीं होता। ऐसी फोर्स जो होती है वो फिर पुलिसिंग ड्यूटीज के लिए डिप्लॉय नहीं की जाती है। मोहम्मद मुबीन, आप एक लाइन में जवाब दें, क्या संवाद होना चाहिए या इसी तरह से जैसा हमला किया गया सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ताकि आपने देखा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कई जगह इस तरह की जो हिंसक वारदातें हुआ करती थी उस पर अंकुश लगाया गया। कई ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, पंजाब चले जाएं या नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, कश्मीर में भी जब ये थे, खुद ब्रिगेडियर अमृत कपूर तो कह रहे हैं कि 96 से 98 के बीच में उन्होंने अंकुश लगाया था। क्या लगता है मोहम्मद मुबीन आपको? देखो, बैठने से तो बहुत दिन से लोग बैठ रहे हैं, कोई समाधान होगा ही नहीं नक्सलवादियों से। इनके साथ जब तक सख्ती नहीं होगी, मजबूत सख्ती नहीं होगी, ये मानेंगे ही नहीं। इनके साथ इतनी मजबूत सख्ती होनी चाहिए साहब। मजबूत सख्ती का मतलब ये है कि इनके खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होने चाहिए, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर होने चाहिए। सर, हमारे जवान को अगर एक को मारे कोई भी, ये नहीं इन्हें छोड़ दो, के अंदर एक जवान को मारे उसके 25 जवान मारो कम से कम, ये करेंगे। वहां से आप ऑपरेशन करेंगे, कम से कम झटका दिखाओ। वहां से आप दूसरी चीजें करेंगे, लोकल्स के साथ में आप करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, लोकल्स के हार्ट एंड माइंड को जीतेंगे, तब जाके ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि वैसे आइडियल होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आर्मी ट्रेंड है, लेकिन हम यहाँ पर हर एक जगह में आर्मी को नहीं गुजारना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी को कम नहीं समझ रहा हूं। मैं सीआरपीएफ के जवान हमसे भी अच्छे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मेरे को गलत मत समझिए कि जी वो ट्रेनिंग, मैं ये कह रहा हूं ये हमारी, ये उनका कसूर नहीं है। उनको 2 महीने की ट्रेनिंग से नहीं होता सब ऑपरेशन। हम लोग जब ज्वाइन करते हैं फौज में, जब तक रिटायर, मैं 40 साल रहा हूं, अखिल दिन तक मैं ट्रेनिंग कर रहा था। आप समझते हैं बात? ये जो पुलिस वाले हैं वो पहले उनको कभी एक कोने में भेजते हैं, कभी दूसरे में भेजते हैं, साथ में फिर कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर लो। ये कॉन्सेप्ट गलत है साहब। मैं इस चीज को चैलेंज कर रहा हूं। मैं इस चीज के बारे में लिटिल एक्सपर्ट रहा हूं। मैं कमांडेंट रहा हूं काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल वैरेंगे में। रास्ता क्या है? मैंने ब्रिगेडियर कपूर, रास्ता क्या है? ब्रिगेडियर कपूर, रास्ता क्या है? 3,000 लोग मैं ट्रेन करता था। जी हाँ, आप ही के पास मैंने 22 फॉरेन कंट्री से ट्रेन किए हैं। मैं यही बता रहा हूँ, मेरे को इनके बारे में मालूम है
मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दी हुई, बटालियंस आती थी मेरे पास सीआरपीएफ की। ब्रिगेडियर कपूर, आखिर रास्ता क्या है? जो रोल है शांति स्थापित करने के लिए रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि अगर आपने इसको ट्रेन कर, अगर आप आर्मी को डिप्लॉय नहीं कर सकते, मेरा सुझाव ये है कि जैसे कमांड स्ट्रक्चर 70s के अंदर 80s के अंदर जब ये रेज हुए थे, कमांड स्ट्रक्चर वाज प्रोवाइडेड बाय आर्म फोर्सेस, कर्नल्स एंड अबव दे वर सेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम आर्म फोर्सेस। इन लोगों ने इस चीज को निकाल दिया। इस वजह से इन लोगों की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जाती है साइड बाय साइड। हमारी क्योंकि जनाब कुछ ऐसी है, हमारी ट्रेनिंग कोई एक दिन की नहीं होती है। मतलब लगातार एक जवान जब एंटर करता है और जवान जब रिटायर होता है तब तक वो एक ही ट्रेनिंग करता रहता है, एवरी ईयर होती है। मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि इनका रोल है, उसका पुलिसिंग रोल है, तो उनको इतना समय ही नहीं मिलता। लेकिन चलिए ठीक है, ब्रिगेडियर कपूर आएंगे आपके पास। कई सवाल हैं, कई सवाल को क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप जी डॉक्टर गंगा साहब, लेकिन उसका मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कमांड स्ट्रक्चर आर्म फोर्सेस से वहां पर इंडक्ट किया जाए और इन लोगों को काबुल बनाया जाए। सर आपकी नजर में कोई ट्रेनिंग बाकी होगी, मेरी नजर में तो एक ट्रेनिंग बाकी है। अब ये जब नक्सलवादी मारने को आए फौज को तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं हमें मारो, बस मेरी नजर में तो ये ट्रेनिंग तो जनाब ये बात नहीं है। नक्सलाइट जब ऑपरेट करते हैं वो आपको मालूम है, आपने कभी जाके देखा क्या करते हैं? वो आगे एक गांव पूरा ले आते हैं, हजार बंदे ले आते हैं, औरतें ले आते हैं। आपके सीआरपीएफ के जवान उनके ऊपर फायर नहीं कर सकते, आप समझते हैं? कितनी हमारी खबर देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कमोबेश। जी डॉक्टर गंगा साहब मीना, क्या आप रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे? गंगा साहब मीना, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवालात का बहुत सारा जवाब भी निकल करके सामने आएगा, लेकिन वो जवाब तलाशिए ना जिससे शांति स्थापित हो सके, जिससे इस हिंसा की वारदात को रोका जा सके और जो नक्सली रास्ते से भटक गए वो रास्ते पे आए ना। देखिए, जब कोई बीमारी होती है तो हम उसके लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं, लेकिन उसकी जड़ में उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो जो नक्सल समस्या है इसकी कारण में आपको जाना होगा। ये जब 67 में शुरू हुआ तो ये इसलिए शुरू हुआ कि जो संसाधनों का असमान वितरण था उसके खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ, एक वैचारिक क्रांति थी। लेकिन वो वैचारिक क्रांति धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ती चली गई। मैं आपको बताऊं, नक्सल जो मूवमेंट है वो बहुत कमज़ोर है इस वक्त, बहुत ही कमज़ोर, लेकिन हम उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। हम बस यहाँ से अब भाषणबाजी, 2 दिन भाषणबाजी होगी, राजनाथ जी कुछ बयान देंगे और कोई प्रधानमंत्री बयान देंगे, लेकिन उसके समाधान में नहीं जाएंगे। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जिन जिलों में नक्सल का विस्तार हो रहा है वो जिले कौन से हैं, वो जगहें कौन सी, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर नए प्लांट लगने वाले हैं, जो डेवलपमेंट के प्लांट है। मान लीजिए वहाँ पे आयरन ओर है, वहाँ पर लोहा निकलने वाला है, वहाँ पर कोयला निकलने वाला है, वहाँ कोई और बड़ा कारखाना खुलने वाला है। उस कारखाने को खोलने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों का विरोध होता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने भी कारखाने लगे वहाँ पे स्थानीय लोगों को ना नौकरी मिली, ना उनको उसके बदले में पुनर्वास किया गया। अकेले झारखंड राज्य से पिछले 10 साल में 10 लाख से ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हो चुके। तो जो लोग विस्थापित हो गए, जिनकी ज़मीन जंगल सब कुछ छूट गया उनसे, तो वो उसके पास अपने जीवन बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो उनमें से बहुत सारे लोग शायद नक्सल में चले जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट के नाम पे एक लूट है कि सरकार पूंजीपतियों का साथ देती है, कॉरपोरेट का साथ देती है, उस साथ देने की प्रक्रिया में उनको वो जगहें खाली करवानी है। उन जगहों को खाली करवाने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। तो उस बल प्रयोग की प्रतिक्रिया में बहुत सारे लोग सामने आते हैं और फिर पुलिस उनको जेल में भरती है, या ये क्रिया प्रतिक्रिया लगातार चलते रहने से मैं कहना चाहूँगा निष्कर्ष तौर पर कि ये डेवलपमेंट की लूट के खिलाफ एक लड़ाई है जो लगातार, जैसे जैसे डेवलपमेंट में अगर आप स्थानीय लोगों को दरकिनार करते रहेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तो उनकी तरफ से प्रोटेस्ट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक जो वैचारिक लड़ाई शुरू होती वो अपने मूल लक्ष्य से भटक चुकी है। उनको खत्म करना आसान है, उसका तरीका यही है कि स्थानीय लोगों का विश्वास जीतिए। स्थानीय लोग क्यों उनके साथ जाएंगे? अगर आप उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनके सवालों को उठाएंगे। मैं आखिर में इसका मूल में निर्माण हो रहा है, इसके मूल में ये प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, जो पहले भी रिपोर्ट्स आई है कि जो वहाँ पे स्कूल खोले गए उसमें सीआरपीएफ के कैंप है, उसमें पढ़ाई नहीं होती, स्कूलों में उनकी भाषा में नहीं पढ़ाया जाता, उनको उन जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उनके लिए नहीं है। जो आप, मैं झारखंड के बारे में बताऊं आपको, झारखंड को बने हुए 15 साल से ऊपर हो गया, वहाँ पे कोई सरकारी बस सर्विस नहीं है। वो रोड किसके लिए? वो टाटा के ट्रकों के लिए। ये डेवलपमेंट है।
वहाँ के लोग विस्थापित हो गए, उनके लिए कुछ नहीं। इसके मूल में जो एक चीज थी, भारत के संविधान सभा की बहसों में हमको जाना होगा, जो संविधान सभा के एक लाइन में संविधान सभा के एक मेंबर थे जयपाल सिंह, वो आदिवासी स्वायत्तता की बात करते थे। यूनाइटेड नेशंस भी इसकी बात करता है कि आदिवासियों को अपने इलाके में कि वो कैसे डेवलपमेंट का मॉडल चाहते हैं ये खुद तय करे, उनकी सहभागिता हो। 1999 में विश्व आदिवासी वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने मनाया, भारत सरकार ने कोई रुचि नहीं ली। अभी 2013 में यूएन का एक कन्वेंशन आया जिसके अनुसार कि आदिवासी इलाकों में आप पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस आदिवासियों को बुलाने पे ही भेज सकते हैं, ये यूएन ने कहा, लेकिन भारत सरकार उसको भी नहीं मानता। अगर भारत सरकार इस तरह से अनदेखी करती रहेगी वहां स्थानीय लोगों की, उनकी समस्याओं की, तो कैसे वो उनका विश्वास जीत पाएगी, कैसे उनके बीच में अपनी जगह बना पाएगी। नक्सली हिंसा दूसरी बात है और ये जो बिल्कुल आप उससे जुड़ी हुई बात है, ये उससे जुड़ी हुई बात है, अलग बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहां पे लगातार फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। वक्त कम है हमारे पास। देवेंद्र शास्त्री, राजनाथ सिंह ने बहुत गुस्से में प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन्होंने कई बार वामपंथी उग्रवादियों का जिक्र किया है, यानी उग्रवादियों के साथ वामपंथी शब्द जोड़ा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं राजनाथ सिंह संक्षेप में? नहीं, देखिए, ये मैं प्रोफेसर गंगा साय जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि ये समस्या के मूल में तो जो डेवलपमेंट के और ये कैपिटलिज्म के और आदिवासियों के हक के इश्यूज हैं, और इसी से ये गुंजाइश बनी कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है इनको आदिवासियों को आर्म स्ट्रगल की तरफ ले गए। तो आप जब वामपंथियों का नाम राजनाथ सिंह लेते हैं तो वो यही है कि ये अगर स्ट्रगल केवल आदिवासियों के हाथ में होता तो शायद ये हो सकता है कि शायद जो फोर्सेस हैं वो ताकत से जीत लेती, या फिर ये है कि नेगोशिएशन आसानी से हो जाता, लेकिन वामपंथियों से मतलब यही है कि नेगोशिएशन आसानी से नहीं होना है। अमृत कपूर साहब, वक्त कम है। ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब, आपको याद होगा 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस के कई नेताओं, तकरीबन 27 कांग्रेसी नेताओं की हत्या हो गई थी नक्सलियों के जरिए। 2010 आपको याद होगा 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। आपको लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से ढुलमिल नीति की वजह से भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है और जिसकी वजह से इस समस्या का समाधान निकाल पाना मुश्किल हो रहा है, सरकार चाहे जिसकी भी हो? देखिए, ऐसी समस्या के लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है जी। वो सरकारें बदलती हैं, उनके साथ में कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है जी। और हम जितने भी गेन्स करते हैं वो गेन सारे ऑफसेट हो जाते हैं। हालांकि जब गेन्स हो जाते हैं, कुछ नॉर्मलसी आती है, तो हमको कंसोलिडेशन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें नहीं हो रही, और ये जो बताया है अपना डॉक्टर साहब ने बताया है वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो सब चीजें की जा चुकी हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है कि वो लोगों की समस्याएं और उनको ये नहीं, ये सब चीजें हम लोग इससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और अभी जो डेवलपमेंट हो रही है ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि वहां पे रोड सिर्फ टाटा बिरला के लिए बन रही है। नहीं जनाब, मैं खुद इन इलाकों के अंदर गया हूं, सड़कें हैं, गांव के हर एक गांव को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह में जब कनेक्ट करते हैं तो ये लोग वहां पर, क्योंकि उनके गढ़ है, वहां पर आने नहीं देते, तो वहां पर ये वायलेंस करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ एड दिया है इनको। ये जो बता रहे हैं कि स्कूलों के अंदर सीआरपीएफ वहां रहती है, वो आजकल नहीं है साहब। वो जब इनिशियली कोई भी फोर्स इंडक्ट होती है तो उनको शेल्टर चाहिए उस समय। आजकल जाकर सब लोग अपनी अपनी जगह करते हैं, कोई स्कूल ऑक्युपाइड नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऑक्युपाइड नहीं है, और सब कुछ इन लोगों के लिए दिया जा रहा है। इवन सीआरपीएफ मेडिकल कैंप लगाती है वहां जाकर, वहां पर स्कूलों के अंदर वो उनको शिक्षा देती है। आप लोग, ये लोग तो जमीन के ऊपर इनको नहीं मालूम है, ये ऐसे ये थ्योरेटिकल बातें करते रहते हैं। तो इसका समाधान यही है कि इस चीज का कंटिन्यूटी इसको रखिए, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिसी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, डायलॉग भी होना चाहिए, और इस समाज के ऊपर कंटिन्यूसली स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेज जो मैं बताई जा रहा हूं बार बार, आपको वायलेंस को कंटेन करना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल लिमिट में वायलेंस को लाना पड़ेगा, उसके बाद में नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, उससे पहले कोई नेगोशिएशन संवाद नहीं हो सकता। वक्त नहीं। मोहम्मद मुबीन, आखिर में आपसे हम जानना चाहेंगे, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहिए। सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, चूंकि आप सैनिक परिवार से हैं? सरकार से सर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरा गांव ये बात देख रहा कि
राजनाथ सिंह जी गांव आएंगे, घूम के जाएंगे, पूरा गांव रो रहा, इतना बड़ा हादसा हुआ, 25 आदमी खत्म हो गए। तो हम तो बस ये बाट देख रहे हैं लड़के के लिए क्या करती है सरकार, और उनके साथ जो 25 हमारे जवान मार दिए उनके साथ क्या सलूक करती है, बदला लेते हैं, उन्हें समझाते हैं। चलिए इसके लिए बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने, जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है राजनाथ सिंह ने। शायद पहले भी बैठक इस तरह की होती रही है, लेकिन कंक्लूजन वही ढाक के 3 पाते। चलिए ठीक है, चूंकि वक्त हमारे पास नहीं है, वरना ये डिबेट बहुत लंबा खींचता और बहुत सारे सवालात भी थे। हम आप तमाम मेहमानों का, डॉक्टर गंगा साहे मीना आपका, और देवेंद्र शास्त्री आपका, ब्रिगेडियर अमृत कपूर आपका, और मोहम्मद मुबीन जो शेर मोहम्मद के भतीजा हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अदा करना चाहेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ रखने के लिए। तो आखिर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के लिए जिम्मेदार कौन है और इस तरह के हमलों को रोक पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना वक्त की जरूरत है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।